पे घड़ी देखा करते थे, मगर जैसे आप आखिर 29 मिनट पर 31 मिनट में कितना अंतर होता है, ये हो जाती थी। अब इसकी सिग्निफिकेंस मेरे लिए ये थी कि जब स्पीच उनकी ख़त्म हो जाती थी तो उसके बाद इक्विपमेंट को समेट के ऑल इंडिया रेडियो जाना, और जब तक मैं वहाँ पहुँचता था करीब 7 बज जाते थे। और उसके बाद मान लीजिए कि वो 30 मिनट है, 31 मिनट है, तो उसको एडिट करना पड़ता था। चूँकि न्यूज़ का टाइम तो 9 बजे था, और न्यूज़ टाइम जो होता है, जैसे अब ये प्रेस स्पीच भी सारे स्टेशन लिया करते थे, उसी तरीके से न्यूज़ भी सभी स्टेशन से आती थी। तो ये बड़ा लाजमी था, बड़ा ज़रूरी था, बड़ा आवश्यक था कि 9 बजे से पहले ही इनकी प्रेस स्पीच ख़त्म हो जाए। इसके माने ये होते थे कि मुझे वहाँ पे बैठ के उस स्पीच को और कुछ नहीं तो हफ्ते में 3 या 4 दफ़े एडिट करना होता था। एडिट से मंशा ये है कि इस तरीके से किया जाए कि कुछ भाग उसका ऐसा निकाला जाए कि बाकी के भाग जुड़ के पता भी ना चले, और जो थॉट प्रोसेस है वो भी कंटिन्यूस रहे। ये एक बड़ी स्ट्रेन्यूअस ड्यूटी थी, और ख़ास करके गांधी जी की प्रेस स्पीच। सो ये मुश्किल जो थी ये बहुत मुझे स्ट्रेन करती थी। जो मैं अभी मैंने जिक्र किया कि मैं ह्यूमिलिटी की बात कह रहा था, तो एक दिन सुशीला नायर जी उनके ख़ास डिसाइपल थे गांधी जी के, और करीब करीब हमेशा साथ रहा करते थे, और कुछ ऐसी देखा जाता था कि जैसे कि वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। एक दिन मैंने उनसे ये जिक्र किया, मैंने कहा अगर गांधी जी 28 या 29 मिनट में स्टॉप कर दें तो वो एडिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जब उन्होंने यूँ ही सुना कि मैं एडिट की बात कर रहा हूँ, तो वो एकदम से अत्यंत क्रोधित हुई मेरे ऊपर कि आपकी जुर्रत कैसी है कि आप गांधी जी की स्पीच को एडिट करते हैं, आपको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, उन्होंने मुझसे कहा। तो जब मैंने उनसे कहा कि ये डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर्स हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिर डायरेक्टर जनरल को भी नौकरी से निकाल देना चाहिए। खैर वो न मैं और ना डायरेक्टर जनरल निकाले गए, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम तो हल हुआ नहीं। तो उसके 4 या 6 दिन के बाद एक दिन मैंने हौसला ये किया कि बाबू जी को खुद ही क्यों ना कह दिया जाए ये बात। वो तो शायद नहीं कहेंगे कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, मगर फिर भी मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा। तो एक दिन मैंने हौसला किया, मैंने गांधी जी से कहा जी कि ये 30 मिनट रखना होता है, तो अगर 29 मिनट पे हो जाए तो लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ द मैन हु रियली मेड हिस्ट्री। वो मुझे कहते हैं तो इसमें क्या है, तो आप उंगली कर दीजिए करिए 29 मिनट पे। ये गांधी जी ने मुझे कहा। और सबसे हर्ष की बात यह है कि सुशीला नायर सुन रही थी। ये मुझे कई साल बाद मुझे एक दफ़ा उनसे दोबारा मिलने का मौका मिला। सुशीला नायर से, वो बेचारी उस समय बीमार थी, तो मैं उनको मिलने गया था। तो पहले मैंने सोचा उनको याद दिलाऊं, फिर मैंने याद दिलाया नहीं। उसके बाद ये मैं समझता हूँ कि ये अब तारीख तो याद नहीं है, ये अक्टूबर का किस्सा है, अक्टूबर 47 का। उसके बाद की जितनी भी स्पीचेस हैं, ये बड़ी ख़ास चीज़ कहना चाहता हूँ कि गांधी जी को जब मैं उंगली उठा के बताता था कि टाइम हो गया है, तो भले वो फिक्रे सेंटेंस के बीच में हो,
वो कहते बस हो गया। तो जितनी भी उसके बाद के व्याख्यान हैं, जितने भी स्पीचेस हैं, ये सभी के सभी दे ऑल वेंट विद द वर्ड बस हो गया। ये आर्काइव्स में स्पीचेस हैं, ये बस हो गया जो है, इसका वो समझ लीजिए मैं अपने आप को क्रेडिट देता हूँ कि इन अ वे आई हैव समथिंग टू डू विद दिस। दिस इज रिमार्केबल, बट आई वाज गिविंग यू दिस एज ए मेजर ऑफ दैट ग्रेट मैन ह्यूमिलिटी कि कहाँ तो सुशीला नायर ने मुझे नौकरी से निकालना था और कहाँ इन्होंने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए। तो उसके बाद मैं देखा करता था, 28.5 मिनट होने के बाद मैं उंगली कर दिया करता था, और वो सेंटेंस के बीच में ही कह देते कि हो गया। और वैसे न उनके पास कोई ही हैड नो ऑफिस, उनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनकी जो शक्ति थी उसका मैं एक मिसाल दे दूं। वो कुरुक्षेत्र में, मैंने आपसे जिक्र किया, कुरुक्षेत्र गए थे नवंबर के महीने में, यही आजकल के टाइम था, मिडल ऑफ नवंबर। तो वहाँ पे आजकल पाला शुरू हो जाता है, रेफ्यूजी कैंप था वहाँ पे, बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप था। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि कुछ ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है और ठंड पड़ रही है और कंबल अम्बल का इंतज़ाम नहीं था। तो दूसरे दिन प्रेयर स्पीच में उन्होंने ये कहा, उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे गोपी चंद भार्गव, आपने नाम सुना होगा। तो गांधी जी अपनी प्रेयर स्पीच में और तो बाकी चीज़ें तो कह ही रहे थे, पर उन्होंने कहा कि पता नहीं गोपी चंद का कैसा इंतज़ाम है, कंबल भी नहीं है वहाँ पे, उतनी ठंड पड़ रही है। ये बस इतना ही फिक्रा कहा। बात को मैंने अपने कोलीग से कहा कि अब गोपी चंद जी जाते रहे, देखिएगा। दूसरे दिन सुबह सभी हेडलाइंस आप देखिएगा, गांधी जी इज विजिट, किसी ने कहा कि गोपी चंद इनकॉम्पिटेंट, किसी ने कहा कि गोपी चंद, और मैं समझता हूँ जितने भी मेजर न्यूज़पेपर थे ज़माने में, सभी ने ये जिक्र किया। और उस दिन शाम को प्रेयर स्पीच में गोपी चंद जी आके सामने बैठे हुए थे। वो मेरे ख्याल में उनकी उपस्थिति से शायद वो बच गए। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनका वर्ड जो था ऑफ दैट टाइम लिटरली वाज लॉ फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वो बात नहीं रही, किसी पॉलिटिशियन के पास वो नहीं है, लेकिन जो गांधी जी का इतना फिक्रा जो था, वो इतनी अहमियत रखता था, इतनी इम्पोर्टेंस रखता था। ये मैं दोबारा से अब 30 जनवरी पे आना चाहता हूँ। ये जो अब तो पेव्ड है, ये उस समय पेव्ड नहीं था, ये मूरम का रास्ता था, करीब करीब यही रास्ता था। और वो जो था वो इतनी दूर नहीं था, लेकिन कवर्ड, जिसे बधावी कहते हैं ना, परगोला कहते हैं, वहाँ से चल के जहाँ पे गांधी जी का कमरा है उसके सामने से लग के परगोला वैसे ही आया करता था। जो जब तो मौसम ऐसा होता था कि कवर्ड में रहना, तो गांधी जी फिर से आया करते थे और बाकी दिन इस रास्ते से आया करते थे। 30 जनवरी को वो इसी रास्ते से उनका आना हुआ। वैसे आम तौर पे वो 5:05 या 5:10 तब तक पहुंच जाते थे। हालांकि टाइम सब लोगों के लिए 5 बजे था, लेकिन 2-4-6 मिनट इनके पास इतने विजिटर्स रहा करते थे। मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूँ, भूल गया। यहाँ पे जो ऑडियंस हुआ करती थी उसमें, अभी तो मैंने गोपी चंद का बताया, लेकिन बड़े बड़े महारथी